Question number 26. P's salary is 20% lower than Q's salary, which is 20% lower than R's salary. Right? By how much percent is R's salary more than P's salary? By how much percent R's salary is more than P's salary? Now see, comparison किन में है? P's salary is 20% lower than Q's salary. Right? मतलब Q से कम है P की सैलरी, which is 20% lower than R सैलरी, और Q की R से कम है. So अल्टीमेट रिलेशन है R का Q से और Q का P से. सपोज R की सैलरी 100 रुपीज है और R से 20% लोअर Q है, 20% लोअर, सो Q की सैलरी बन गई 80 रुपीज, क्योंकि 100 का 20% लो कर दिया तो 80 रुपीज, और Q से P की सैलरी 20% लो है, सो 80 के 20% ऑफ 80 विल बी 16, मतलब 60 रुपए से P की सैलरी कम है, दैट विल बी 64 रुपीज. अगर R की सैलरी 100 रुपीज है तो Q की सैलरी 80 रुपीज है, P की सैलरी 64 रुपीज. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? बाय हाउ मच परसेंट इज R सैलरी मोर देन P सैलरी? P के सैलरी से R की सैलरी कितने परसेंट ज्यादा है? कंपैरिजन अब P का किससे करना है? R से. सो P की सैलरी है 64 रुपीज, उससे ज्यादा कितने से ज्यादा है R की सैलरी? 64 और 100 में कितना डिफरेंस है? 36 रुपीज का. मतलब R की सैलरी अगर 64 है तो P की सैलरी कितने से ज्यादा है? 36 रुपीज से. सो कंपेयर टू 100 वो परसेंटेज डिफरेंस कितना होगा? कंपेयर टू 100 परसेंटेज डिफरेंस क्या होगा? सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 64x is equal to 36 into 100. So x will be 36 into 100 divided by 64. So 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं. So ये 16 आएगा, 4 9 36 और ये 4 16, ये 25 आएगा. So x will be 25 into 9 will be 225 divided by 4. 4 5 20, 2 बच गए 56.25. सो R की सैलरी P की सैलरी से 56.25% से ज्यादा है. द सैलरी ऑफ R इज ग्रेटर देन सैलरी ऑफ P by 56.25%. Right? So option number B is correct. Question number 27. A number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. What is the percentage change in the result due to this mistake? Again, interesting question. A number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. अगर suppose that number was 100, मतलब रियल में उसको मल्टीप्लाई करना था 4 से, तो रियल आंसर विल बी 400. सो रियल आंसर, बट मिस्टेकनली इट वाज डिवाइडेड बाय 4, सो रॉन्ग आंसर वाज 25. एंड द क्वेश्चन इज रियल आंसर से रॉन्ग आंसर कितने परसेंट से कम है? अब देखो, रियल आंसर 400 आना चाहिए था, रॉन्ग आंसर उससे कितना कम आ गया? डायरेक्टली 25 आ गया. मतलब कि डिफरेंस क्या है? 375 का डिफरेंस है. तो परसेंटेज डिफरेंस इज व्हाट? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 400x विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 375 इंटू 100, सो x विल बी 375 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 400. 100 से डायरेक्टली 4 का डिवीजन होगा, सो x विल बी 4 9 36, 1 उरला 4 त्रिकम 12, 375, 93.75% का डिफरेंस आ गया आंसर में, रियल और रॉन्ग आंसर में. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. In an examination, 80% of students passed in English, 70% of students passed in Hindi, and 15% failed in both the subjects. What is the percentage of students
who failed in only one subject. अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमेशा वेन डायग्राम का यूज करो. Now here the twist is उन्होंने पास वाला परसेंटेज दिया है, मतलब इंग्लिश में 80% पास हो गए और हिंदी में 70% पास हो गए, लेकिन दोनों सब्जेक्ट में 15% फेल हो गए. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड कि 80% अगर इंग्लिश में पास हो गए तो इंग्लिश में फेल कितने हो गए. इंग्लिश में फेल हो गए 20% और हिंदी में फेल कितने हो गए. हिंदी में फेल हो गए 70% पास है तो 30% फेल हो गए और दोनों में फेल कितने हो गए 15%. हमेशा कॉमन वाला पार्ट पहले रखो. सो ये इंग्लिश वाला फेल, ये हिंदी वाला फेल और ये दोनों वाला फेल, दोनों में 15% फेल हो गए. राइट, जो दोनों में फेल हो गए वो इंग्लिश में भी फेल हो गए, तो इंग्लिश के टोटल फेल्यूर है 20%, उसमें से 15% पहले आ गए तो यहां पे बचेगा 5%, क्योंकि इंग्लिश का टोटल फेल्यूर है 20%. सो दैट नंबर शुड बी सेम. हिंदी का टोटल फेल्यूर है 30%, हिंदी का, उसमें से 15 यहां आ गए तो यहाँ पे 15%. राइट, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट. ये नंबर क्या डिनोट करता है, 5% स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, 15% स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन हिंदी. सो ओनली एक सब्जेक्ट में फेल्यूर कितना है, 15 + 5 20%. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29. A father said to his son, "N years back was as old as you. N years back I was as old as you." A father said to his son, "N years back I was as old as you are now. My present age is 4 times your age N years back. If the sum of the present ages of the father and the son is 130 years, what is the difference of their ages?" Now यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म करना पड़ेगा. राइट, देखो पहले लाइन से जाते. अ फादर सेड टू हिज सन n years back, हम फादर के लिए f कंसिडर करते हैं, सन के लिए s कंसिडर करते हैं. n years back I was as old as you are now. अब ये कैसे लिख देंगे कि फादर्स एज n years back was equal to son's age right now. So this is our first equation. Next equation will be my present age, his present age is 4 times your age n years back, is 4 times son's age n years back. देखो how to convert the words into equation. For father's current age is 4 times son's age n years back. So this is the second equation. If the sum of the present ages of father and the son is 130, मतलब अभी का फादर और सन का एडिशन है 130. राइट, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, उनका एज का हमें डिफरेंस निकालना. अब देखो फादर और सन का हमें एक इक्वेशन मिल गया है, दूसरा भी इक्वेशन हमें फादर और सन में मिलना चाहिए. वी विल यूज अबाउट 2 equations. I'll write 1 here, I'll write 2 here, I'll write 3 here. So 3 नंबर का इक्वेशन हमें आगे लगने वाला है. पहले 2 से हम n निकाल देते. अब देखो f माइनस n इज इक्वल टू s, ये पहला था. सेकंड वाला था उसको हम सिंप्लीफाई कर देते. f इज इक्वल टू 4s माइनस 4n. राइट, सो s की जगह हम ये रख देते हैं, या फिर n की जगह, पहले इक्वेशन से हम n इज इक्वल टू f माइनस s ये लिख सकते हैं. ये देखो n इधर जाएगा राइट साइड को, एंड इट विल बी f माइनस s. सो n की जगह हम f माइनस s लिख देते, 4s माइनस, n की जगह f माइनस s लिख देते. सो f इज इक्वल टू 4s माइनस 4f प्लस 4s. राइट, f एक साइड में आ जाएगा, ये माइनस 4f इधर आ जाएगा, तो 5f इज इक्वल टू 4s प्लस 4s 8s. राइट, अब हमारा ये तीसरा वाला इक्वेशन लेते हैं कि f प्लस s इज इक्वल टू 130. अगर मैंने
5 से या फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, देखो 8f प्लस 8s इज इक्वल टू 1040। 8s की जगह हम 5f लिख देते हैं, सो 8s की जगह 5f लिख देते इज इक्वल टू 1040। सो 8 और 5 13f विल बी 1040। सो f विल बी 13 से अगर डिवाइड कर दिया तो 80। सो फादर का जो एज है वो 80 ईयर्स है, और फादर और सन का एज मिला के 130 ईयर्स है। सो सन का एज होगा 50 ईयर्स। फादर और सन का एज 80 और 50 ईयर्स है। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस? 80 में से 50 गए, 30 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 80 माइनस 50 30। देखो पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, हमें जस्ट उनका यूज करना है और हमें इक्वेशंस बनाने हैं एंड डिजायर्ड रिजल्ट पाना है उसका। सो फादर का एज 80 ईयर्स, सन का एज 50 ईयर्स। द आंसर इज, डिफरेंस आ गया 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 says 1000 liters is equal to 1 meter cube, which is correct. 1000 liters 1 meter cube मतलब if you have a tank with dimensions length 1 meter, breadth 1 meter and height 1 meter, cubical tank है तो उसमें 1000 liters liquid या पानी बैठ सकता है। So first is correct. Second, 1 metric ton is equal to 1000 kg. Yes, 1 ton is equal to 1000 kg. And third, 1 hectare is always 100 meter into 100 meter. That is 10,000 meter square, which is also correct. So all three are correct. All three relationships are correct. ये आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चैप्टर से, रिलेशंस बिटवीन वेरियस यूनिट्स, राइट? इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू हैव टू डोंट स्किप दिस। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, yes, let x be a 2-digit number and y be another 2-digit number formed by interchanging the digits of x. मतलब अगर x is a 2-digit number like AB, then y is another 2-digit number just interchanging its digits, right? आगे देखते हैं, if x plus y is the greatest 2-digit number, right? If x plus y, no, directly नहीं दिया, but greatest 2-digit number is always 99. उससे greater 2-digit number हो ही नहीं सकता. So x plus y is 99. Then what is the number of possible values of x? तो x के how many possible values of x are there, right? अब देखो ये दो नंबर है, इनका एडिशन 99 आना चाहिए। अब उन्होंने कंडीशन नहीं दी होती तो देयर विल बी मल्टीपल और वी कुडंट हैव फाइंड आउट, बट दे हैव सेड दैट x इज सच अ नंबर whose digits when interchange it becomes y. सो ये जो दो नंबर है वो दे आर इंटरचेंजिंग देयर डिजिट्स, बट उनका सम आना चाहिए 99। अब देखो x को मैं ab के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, उनके प्लेस वैल्यू के फॉर्म में। a is the 10th place, so 10a plus b, राइट? और y को कैसे लिख सकता हूं, 10b plus a is equal to 99। 10a और a 11a plus 11b is equal to 99। 11 अगर कॉमन निकाल दिया तो a plus b will be 99। so a plus b will be 11 से डिवाइड हो जाएगा तो 9। मतलब अगर मैंने x को, x जो नंबर है ab वाला, ये दोनों डिजिट्स का एडिशन कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, a 1 लिया तो b 8 होगा,
2 लिया तो 7 होगा, 3 लिया तो 6 होगा, 4 लिया तो 5 होगा, 5 लिया तो 4 होगा, 6 3 7 2 and 8 1. So 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 such possibilities which will give us the desired result. क्योंकि अगर a मैंने 18 लिया, सॉरी x अगर 18 लिया तो y बनेगा 81 जिसका सम आएगा 99. x अगर 27 लिया तो y बनेगा 72 उसका सम होगा 99. a अगर 36 लिया तो y होगा 63, the sum will be 19. ऐसे how many possibilities are there? There are 8 such possibilities. That is why option number D is correct, right? Next, question number 36. Consider the following. Weight of 6 boys is equal to weight of 7 girls is equal to weight of 3 men is equal to weight of 4 women. If the average weight of the women is 63 kg, then what is the average weight of the boys? Now, चारों में इक्वल का साइन है, मतलब weight of 6 boys, 6 लड़कों का वेट 7 गर्ल्स की वेट जितना है, 3 आदमियों की वेट जितना है और 4 औरतों की जितना. हमें अब विमेन और बॉयज ही लेना है क्योंकि विमेन का एवरेज वेट उन्होंने दिया है, बॉयज का निकालना है. सो वेट ऑफ 6 बॉयज, वेट, आई थिंक दिस इज विजिबल, वेट ऑफ 6 बॉयज is equal to women how many? 4. Weight of 4 women. Correct. So weight of 6 boys is equal to weight of 4 women. लेकिन women का एवरेज वेट दिया है 63 kg. So 4 women का वेट कितना होगा? 4 into 63, right? Is equal to weight of 6 boys. So average weight of one boy, एवरेज वेट ऑफ बॉयज विल बी 4 into 63 और ये 6 बॉयज थे, इधर डिवाइड हो जाएंगे. सो आंसर विल बी 42 kg. ये सॉल्व करो, आंसर विल बी 42 kg. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. सो एवरेज का जो कंसेप्ट है कि टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसका यहां पे यूज करते हैं. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 42 kg. क्वेश्चन नंबर 37. हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM and 2 PM? सेम डे 10 AM to 2 PM. हाउ मेनी आवर्स? 4 hours. अब देखो 10 AM हर 1 घंटे में एक बार तो कोइंसाइड करेगा, 1 टाइम. 10 से 11 बजे तक एक बार, 11 से 12 बजे. अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे वो कोइंसाइड करता है. 10 से 11 बजे कितने बजे वो कोइंसाइड करेगा वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन 11 से 12 तक एग्जैक्ट 12 बजे वो 1 टाइम करता है. लेकिन 12 AM से 1 PM वो 0 टाइम्स, मतलब वो कोइंसाइड नहीं करेगा क्योंकि 12 से जब मिनट हैंड आगे निकलता है 1 बजने तक वो फिर आवर हैंड को टच नहीं करता. सो ये याद रखो, 12 से 1 बजे तक वो नहीं कोइंसाइड करेगा, लेकिन 1 PM to 2 PM फिर एक बार वो कोइंसाइड करेगा. सो हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 and 3. 3 times the hour hand and minute hand will coincide each other, right? So one of the easiest question this was. Just you should not miss this part क्योंकि 11 से 1 बजे, 11 से 1 बजे इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार कोइंसाइड करता है, वो भी 12 बजे, एग्जैक्ट 12 PM. The calendar of year 2025 is same for calendar of which year? आप देखो हर साल कैलेंडर moves forward by 1 day, right? Unless it is a leap year. अब देखो कि सपोज 1 Jan 2025 को, आई डोंट नो विच डे इट वाज, जस्ट से कि मंडे पे स्टार्ट होता, वी डोंट नो कौन से दिन पे स्टार्ट हुआ था, बट लेट्स अज्यूम कि मंडे पे स्टार्ट हुआ था क्योंकि अगला 1 साल हमें ढूंढना है जहां पे कैलेंडर मंडे पे ही स्टार्ट हो रहा है. वो कैसे करेंगे? तो 1 Jan 2026 को कैलेंडर एक दिन से आगे जाएगा, सो मंडे टू ट्यूसडे पे स्टार्ट होगा वो. 27 को
वेडनेसडे पे स्टार्ट होगा, 28 को थर्सडे। अब देखो 28 इज अ लीप ईयर बट वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड बाय 1 डे। व्हाई? बिकॉज वी हैव टेकन डेट एज 1 Jan। अभी 2028 का फरवरी महीना बीच में आया नहीं है, दैट इज व्हाई वी डोंट कंसिडर 2 days हियर। बट व्हेन आई गो फॉरवर्ड, अब यहाँ पे मुझे 2 दिन आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि इन बिटवीन 1 Jan 2028 टू 1 Jan 2029 फरवरी का एडिशनल डे आता है। सो वो कंसिडर किया तो 2 दिन, तो थर्सडे से 2 दिन आगे गए तो सैटरडे, फिर 1 Jan 2030 को 1 दिन से आगे जाएगा संडे, और 1 Jan 2031 को 1 दिन से आगे जाएगा मंडे। सो मंडे पे जो 2025 में ईयर शुरू हुआ था वो 2031 में भी मंडे को ही शुरू होगा। दैट मीन्स द कैलेंडर रिपीटेड इटसेल्फ इन ईयर 2031। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39। Let P, Q, R and S be distinct positive integers. Let P, Q, R and S be distinct positive integers. Distinct positive integers means they start from 1, 2, 3. Let P, Q, P odd and R, S be even. Consider the following statements. अब देखो P and Q are odd, R and S are even. I'll write here P and Q are odd, R and S are even. Up, consider the following statement. We have to check each statement whether it is even or not. So first statement, P minus Q to the power 2, that is square, P minus R का स्क्वायर है इंटू Q इंटू S। अब देखो P इज ऑड एंड R इज इवन। ऑड में से इवन माइनस कर दिया तो आंसर क्या आता है? ऑड आता है। 7 में से 4 माइनस करो, यू विल गेट 3, दैट इज ऑड। और ऑड का अगर स्क्वायर कर दिया तो आंसर अगेन ऑड, क्योंकि ऑड का स्क्वायर, कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर करके देखो दैट विल बी ऑड। सो फर्स्ट पार्ट जो है ऑड आ गया, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। Q इंटू एस, व्हाट इज Q? Q इज ऑड एंड S इज इवन। ऑड इंटू इवन इज ऑलवेज इवन, राइट? सो पहला पार्ट ऑड आ गया, दूसरा पार्ट इवन आ गया। ऑड इंटू इवन क्या आएगा? फिर इवन आएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि इज इवन, दैट इज डेफिनेटली इवन। सेकंड स्टेटमेंट चेक कर दे। ये ध्यान में रखो कि ऑड का समेशन क्या आता है, ऑड इवन का डिफरेंस क्या आता है, ऑड इवन का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, डिवीजन क्या आता है, राइट? Q माइनस S। अब Q क्या है? व्हाट इज Q? Q इज ऑड। S क्या है? S इज इवन। ऑड माइनस इवन अभी बताया था, 7 में से अगर 4 निकाल दिया तो क्या होगा? 7 में से 4 निकाल दिया तो 3, मतलब ऑड आएगा। सो ऑड इंटू Q अगेन ऑड, उसका स्क्वायर है, इंटू S इज इवन। ऑड इंटू ऑड का स्क्वायर ऑड ही रहता है, राइट? इंटू इवन है। देखो ऑड इंटू ऑड क्या आएगा? 3 इंटू 5 15, सो ऑड ही आएगा। और ऑड इंटू इवन, सो फाइनल आंसर विल बी इवन। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, ज्यादा कुछ दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वेरी इजी, क्योंकि तुम्हें बस ये चेक करना है कि ऑड इवन का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, या फिर यू कैन पुट एनी वैल्यूज देयर, राइट? जस्ट PQRS के लिए कोई भी वैल्यू दिमाग में लो और वो रख दो उधर, दैट विल बी मोर इजियर। लेट्स चेक थर्ड स्टेटमेंट। पहले दो तो करेक्ट आ गए। Q प्लस R, सॉरी
मैंने वो सब रब कर दिया। पी क्यू ऑड है, आर एस इवन है। सो क्यू प्लस आर दैट इज ऑड प्लस इवन। ऑड प्लस इवन क्या आएगा? 5 प्लस 6 मतलब ऑड प्लस इवन ऑड ही आएगा, उसका स्क्वायर है, इंटू पी प्लस एस मतलब ऑड प्लस इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड आएगा, ऑड प्लस इवन भी सॉरी ऑड प्लस इवन भी ऑड ही आएगा, और ऑड इंटू ऑड भी फाइनली ऑड आएगा। सो दिस एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ऑड, दैट इज व्हाई थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो 1, 2 and 3 all 3 statements are correct, right? You can do this way because if you know the rules, odd plus even क्या होता है, odd minus even क्या होता है, odd into even क्या होता है, that will be more easier। और you can put values PQRS के लिए कुछ भी रखो, odd के लिए कुछ 3 या 7 रखो, even के लिए 2 या 4 रखो, and then you will find the answer, right? So next question number 40, what is the angle between the minute hand and hour hand when the clock shows 4:25 hours? This is the example that I took exactly in the class, right? The same example our students solved because this is a recurring problem, angle between the hour hand and minute hand, right? I draw a clock here. 6, 12, 3, 9, 4, 5. Now what is the time they are saying? 4:25. So your minute hand will be on 5 and your hour hand will be here somewhere, right? And you have to calculate this angle. Now as I say कि hour hand every ये जो portion है total clock encompasses 360 degrees. So every portion, because there are 12 parts, so every part is equivalent to 30 degree. So ये भी 30 degree है 4 to 5, लेकिन our hand is here, so we have to calculate. So just we have to check our hand कितना move हो गया आगे, right? So the concept here is our hand moves forward by 0.5 degree per minute. 1 मिनट में 0.5 डिग्री आवर हैंड मूव करता है। अभी यहाँ पे कितने मिनट हो गए? 25 मिनट्स। सो 25 मिनट्स में आवर हैंड कितना मूव किया होगा? हाफ ऑफ 25, दैट इज 12.5 डिग्री। सो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज 12.5 डिग्री। जो आवर हैंड मूव किया है 4 से आगे, दिस इज 12.5 डिग्री, और 4 से 5 तक लेकर पूरा 30 डिग्री है। सो व्हाट विल बी दिस एंगल? 30 डिग्री माइनस आवर हैंड कितना मूव हुआ है? 12.5 डिग्री। ये जो डिफरेंस है दैट इज 17.5 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल। सो आवर एंगल कितना आ गया? 17.5 डिग्री। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इजी वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45, what is the number of fives? Again a recurring type of question. What is the number of fives used in numbering a 260 page book? What is the number of fives? 5 का अगर हम पेज नंबर दे रहे तो how many times 5 has to be used? तो हम क्या करते हैं कि 1 से 100 तक देखते हैं, 1 to 100। 5 कितने बार आते हैं? सो 5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Sorry, 60 we can't take because we want 5s only. 65, 75, 85, 95. सो इतने टाइम्स 1 से लेकर 100 तक 5 आता है। 5 kept on coming. So how many times? Just check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 1 से 100 तक लेकर 1 to 100 20 टाइम्स 5 आता है। ये देखो 55 में 2 बार है, ये मिस नहीं करने का।
सम स्टूडेंट मिस दैट कि 55 में 2 बार 5 आता। सो 1 से 100 में 20 बार आते हैं। सिमिलरली 101 टू 200 उतनी बार आएगा, 20 बार आएगा। और फिर हमें जाना है 201 से लेके 260 तक, क्योंकि 260 पेजेस का बुक है, तो हम 60 तक ही देखते हैं। 60 तक मतलब यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 201 से 260 तक 17 बार। टोटल करो 40 और 17 57। सो 57 बार नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल अपीयर इन दैट बुक, राइट। सो जरूरी नहीं कि 1 से लेकर 260 तक हर एक 5 हमें काउंट करना है। जस्ट फाइंड द पैटर्न की 1 to 100 कितना है, फिर जस्ट रेप्लिकेट दैट। और कहां तक जाना था? 260 तक, इसलिए हम ये थर्ड वाले पार्ट में बस 260 तक ही गए, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ 5s used are 57. Question number 46. What is the sum of the first 28 terms in the following sequence? What is the sum of first 28 terms in the following sequence? Now look at the sequence. हमें कहां तक जाना है? 28 terms तक। Sequence कुछ pattern है क्या sequence में? देखते 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4। ओके, देखो 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहा है क्या है? कहां तक जाना है हमें? 28 टर्म्स। कितने टर्म्स हो गए? 2 4 7 11 12 13 14 15 16 हो गए। फिर 5 के बाद आएगा 6 5 4 3 2 1। कितने हो गए? 4 7 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। बस यहां तक जाना है। दिस इज द पैटर्न अप टू 28 टर्म्स। एंड व्हाट इज द सम बोला है, तो हम सम करते जाते हैं। ये देखो 3 2 5 9 14 20 27 28 30 33 37 42 48 49 51 54 58 63 64 66 69 73 74 76 79 80 82 83 84। so sum of all these terms is 84। option number B, option number B। ठीक है, सो इजी था क्वेश्चन। बस हमें थोड़ा ध्यान रखना था कि पैटर्न क्या है। 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 मतलब सीक्वेंस में है। बस हमें कहां तक जाना है? 28 टर्म्स तक। सो आंसर इज 84। Question number 47. A person buys 3 articles P, Q and R for rupees 3330. If P costs 25% more than R and R costs 20% more than Q, then what is the cost of P? ठीक है, अब देखो Q, R and P, right? क्या बोला है? P cost 25% more than R and R cost 20% more than Q। अब Q ने अगर Q रुपीज कॉस्ट भरी है या फिर दिए है, R cost 20% more than Q, R cost 20% more than Q, 20% more than Q मतलब 1.2 Q, राइट। डायरेक्टली क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 रहते, सो 20% मोर मतलब इट बिकम्स 1.2 एंड P cost 25% मोर देन R, R से ज्यादा 25% किसको लगे हैं? P को लगे। सो 1.2 R की वैल्यू है, उससे 25% 1.2 के अगर 4 भाग किए तो 0.3 एक भाग होता है, एक पार्ट होता है।
राइट। सो 25% मोर मतलब ये बनेगा 1.5 क्यू, राइट। ये डायरेक्टली करना टाइम सेवर है, और ये करना आना चाहिए, क्योंकि इट विल टाइम के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं हो जाता है। यहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है, क्योंकि अब देखो एक ही वेरिएबल में हमने तीनों की वैल्यू निकाल दी, राइट। अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल, इन 3 आर्टिकल्स का जो प्राइस था वो क्यू में आ गए, राइट। और ये टोटल प्राइस है 3330। अब ये एडिशन करो, 1.5 प्लस 1.2 विल बिकम 2.7 एंड प्लस 1 3.7, 3.7 क्यू इज इक्वल टू 3330। सो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3330 डिवाइडेड बाय 3.7 को मैंने 37 लिख दिया तो ऊपर एक 0 ऐड हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे 37 इज अ प्राइम नंबर, हाउ टू डिवाइड इट। 37 का 10 टाइम्स होता है 370, उसमें से एक बार 33 निकाल दिया तो 333 मिलता है, मतलब ये 9 टाइम्स है। 333 इज 9 टाइम्स ऑफ क्यू। सो आंसर इज क्यू जो आइटम है या आर्टिकल है उसका प्राइस आ गया 900, लेकिन हमें निकालना किसका है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पी। पी का कॉस्ट कितना है 1.5 क्यू, क्यू का आ गया 900। सो P इज 1.5 क्यू, मतलब 1.5 इंटू 900। सो 900 का 1.5 गुना, दैट इज 1350। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो ये परसेंटेज वाली इजी क्वेश्चन है, राइट। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1350।